नमस्कार। आप सभी को नए संवत्सर की बहुत बहुत बधाई। भले ही इस संवत्सर के बारे में विभिन्न प्रचार माध्यमों से डिजिटल चैनल्स पर चर्चा हो रही है, इसका नाम बताया जा रहा है, विश्व संक्रांति चक्र के बारे में, आयव्यय चक्र के बारे में और इसके विविध राशिफलों के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। मित्रों, एक बात मैं आपसे कहूँगा, हमारी सनातन की महान परंपरा है, सभी शुभ कार्य उचित समय पर होने चाहिए। आज देवी स्थापन मुहूर्त है, कलश स्थापना की जाएगी, जिसका मुहूर्त दिन में 12:50 तक है, प्रातःकाल से भी। और तेलाभ्यंग, तेल को लगाने का दिन है, तेल की मालिश का दिन है। उसके साथ ध्वजारोहण का दिन है, ध्वजारोपण का दिन है। आज के दिन का शुभ पर्व, आज विश्व ज्योतिष दिवस का नाम दिया है। भगवान शंकराचार्य ने बोला है इस दिन को विश्व ज्योतिष दिवस के रूप में मनाइए, क्योंकि ज्योतिष का जन्म और समस्त सृष्टि की रचना आज ही के दिन हुई थी। तो मित्रों, इसमें जब कोई बालक जन्म लेता है तो खास बात इसमें यह है, जब कोई बालक जन्म लेता है उसका नामकरण संस्कार होता है। नाम तो पता चलता है कंप्यूटर से, तो ब्राह्मण क्यों बताता है 11वें दिन? जब किसी बालक का उपनयन होता है उसको गायत्री मंत्र दिया जाता है, और गायत्री मंत्र तो हर किसी को पता है, तो क्यों उसके कान में फूंक के गायत्री मंत्र कहा जाता है? उस प्रक्रिया विशेष का, उस दिवस विशेष का एक महत्व होता है। इसलिए संवत्सर के दिन पंचांग श्रवण का महत्व है। ब्राह्मण के मुंह से, दैवज्ञ के मुंह से आज प्रथम दिवस में संवत्सर का नाम पता किया जाता है। ये हमारी परंपरा रही है, स्वस्थ परंपरा रही है। और उसके बाद राशिफल पता किया जाता है, विश्व संक्रांति चक्र पता किया जाता है, भले ही वह पंचांग में पहले ही छप चुका होता है। तब तक इस पंचांग का पूजन में यह बात नहीं चर्चा की जाती। तो उसी परंपरा के वशीभूत अपने कुछ मित्रों के निवेदन पर, उनके आग्रह पर मैं संवत्सर पाठ कर रहा हूं। जैसा पिछले बार आप YouTube चैनल में हमारे देखेंगे, हमने 9 अप्रैल 2024 को किया था, उसी तरह से लेकिन कुछ संक्षिप्त रूप में कर रहा हूं। ये उन लोगों के लिए है जो स्वस्थ परंपरा को मानते हैं और जानते हैं कि यह ऊर्जा संचय का दिन है। आज बहुत ग्रह बाधाओं को दूर किया जा सकता है आज इस स्वस्थ परंपरा का पालन करते हुए, ये हमारा विश्वास है। तो इस विश्वास पर चलिए हम उनके लिए यह पंचांग पाठ कर रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। प्राप्ते नूतन वत्सरे कुर्यात् ध्वजारोहणम स्नानम मंगलामाचरे द्विजवरः सार्ध सुपूजोत्सवम देवानां गुरु योषितां च विवाहालंकार वस्त्रादिभि संपूज्यो गणकः फलं च शृणुयात् तस्माच्च लाभप्रदं तिथि वारं च नक्षत्रं योगं करणमेव च पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नान फलं लभेत। पंचांग का फल सुन के, तिथिवार नक्षत्र योग करण के बारे में जान के और पंचांग के बारे में सुन के गंगा स्नान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। यह नियमित रूप से है और आज के दिन इसका विशेष महात्म्य है। अथ वीर विक्रमादित्य संवत 2082 श्री मत्स्य शालिवाहिनी साके 1947 अत्र गत कली 5126 कलयुग के 5126 वर्ष बीत चुके हैं। भोग्य कली शेष रह गए हैं 4,26,874। ब्रह्म दिन गताब्द, ब्रह्म दिन के कितने दिन बीत गए हैं? 1,97,39,49,126। और शिष्टतो गताब्दा, शिष्ट के प्रारंभ से कितने वर्ष बीत गए हैं? 1,95,58,50,126। मनुमान वर्षाणी, मनु के कितने वर्ष बीत चुके हैं? 30,67,20,000। अथ बृहस्पति मानेन नर्मोत्तर भागे प्रवादिष्ठभ्यानाम मध्ये रुद्रविंशतिकायाम सिद्धार्थी नामाख्या संवत्सर प्रवर्ते। इस संवत्सर का नाम सिद्धार्थी है, यह जानना बहुत जरूरी है। और सिद्धार्थी संवत्सर का फल क्या है? इसका फल है सिद्धार्थी संवत्सर में प्रजा ज्ञान वैराग्य से युक्त हो, सम्पूर्ण पृथ्वी पर प्रसन्नता रहे और अन्न जल अच्छे हो। ये केवल संवत्सर का फल है। लेकिन इसके साथ अड़चन ये है कि राजा सूर्य है और मंत्री सूर्य है। राजा सूर्य होने से इसका प्रजा पीड़ा ज्यादा होती है, धान्य कम होता है, चोर भय होता है, अग्नि भय होता है और राजाओं को कष्ट होता है। और इस वर्ष राजा के साथ मंत्री भी सूर्य ही है, दोनों पद सूर्य को प्राप्त है। उसमें रोग, चोर भय है, धन धान्य अधिक रहेगा, रसों का संग्रह होगा, मिक्स रिएक्शन है। जब वो राजा के पद के हिसाब से जहां चोरों को लाभ दे रहा है, अग्नि भय दे रहा है, तो यहां पर धन धान्य अधिक कर रहा है।
सशेष बुध है, बादलों से अच्छी वर्षा होगी, विप्रजन वेद पाठ करेंगे और सुख समृद्धि होगी। ये बुध का प्रभाव है कि उनको सशेष पद है। चंद्र जो है धान्येश है, उसमें प्रजा उत्पत्ति जनसंख्या वृद्धि रहेगी, गेहूं सरसों दूध आके उत्पाद में वृद्धि रहेगी। धान्येश चंद्र होने के साथ मेघेश रही है, वर्षा के स्वामी सूर्य हैं, इसलिए सुख शांति, जौ चना और इन गन्ना इसमें इसका उत्पादन अधिक होगा और महंगाई बढ़ेगी। रसेश शुक्र है, पूजा पाठ यज्ञ उत्सव में ध्यान रहेगा, लोग इसको करने के उत्सुक होंगे और मन संतुष्ट रहेगा। पृथ्वी में आनंद के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे, शांति के लिए प्रयास की जाएगी। नीरशेष बुध है, रंग बिरंगे वस्त्र शंख चंदन ये सस्ते होंगे। फलेश शनि होने की वजह से फल व फूलों की हानि होगी, बर्फ का भय होगा और शीत का भय होगा, वर्षा बहुत ज़्यादा होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, रोग फैलेंगे। धनेश भौम है और धनेश भौम होने से तेजी मंदी चलेगी, बहुत तेजी या बहुत मंदी आने से आर्थिक व्यवस्था में असंतुलन रहेगा, गेहूं का नुकसान होगा और राजा के लिए शोकदायी रहेगा। और आखिर में दुर्गेश शनि है, यह संसार में उत्पात की स्थिति बढ़ाएगा, यत्र तत्र युद्ध की स्थिति रहेगी, चूहों से हानि होगी, बैर भाव नागरिकों में होगा और साथ साथ जितने भी प्राकृतिक प्रकोप हैं वो चारों तरफ से होंगे। जैसे अभी अभी हमें भूकंप की स्थिति आई है, उसका कारण शनि का संचरण भी हो रहा है आज की रात्रि में 9:43 से, उससे 1-2 दिन पहले ही ये सब घटनाएं होने लगती हैं। और चतुर्मेघ का नाम संवर्त है, निवास संधि है, समय का निवास वैश्य ग्रह है और समय विश्वावार है। ये तो उसके बारे में अब मुख्य रूप से बताते हैं। विषुवत संक्रांति चक्र, जिसमें मुख्य चीज देखनी होती है वामपाद दोष, क्योंकि विषुवत संक्रांति मतलब बसंत विषु से जो सूर्य की स्थिति है, कोणात्मक जो स्थिति है, उसके अनुसार से कौन नक्षत्र कहां पर स्थिति है। तो वाम पाद में बाएं पैर में जो नक्षत्र स्थिति है उसके लिए कहा गया है कि वो अशुभ होता है, उसको मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। उसके लिए एक मंत्र भी है, कपाले भूपालस्त, उसका मंत्र है कपाले भूपालस्त तदुवदने पंडित वरो धनाधक्षो वक्षे अनुपम मधु दक्षिण करे, करे वामे भैक्ष्यम भ्रमण अथवा दक्षिण पदे, पदे वामे मृत्युर्भवित निज निज नक्षत्र गणनाथ। यानी कि वाम पद में मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, बहुत परेशानी आती है। किस किस का है? वो 3 नक्षत्रों का है। तो कौन कौन से नक्षत्र हैं? विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। उसके बारे में आप चर्चा हमसे करेंगे, क्योंकि राशि के अनुसार से कौन कौन राशियां इसमें है, तुला राशि कितनी है और इसमें वृश्चिक राशि कितनी है और कौन कौन से उसके नक्षत्र हैं, क्या उसका उपाय करना है, उसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से भी बात कर सकते हैं। और शीर्ष में गया हुआ है अश्लेषा से लेके स्वाति तक। अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, मानना राजा के तुल्य उनको यश मिलेगा। मुख में गया है आद्रा, पुष्य और तिष्य नक्षत्र का। हृदय में गया है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा का। दाहिने हाथ दक्षिण करा में गया है पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती। और उसके बाद वाम पाद में बाएं हाथ में गया है श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। और अब रह गया दक्षिण पाद में, वाम पाद ने बता दिया, दक्षिण पाद भी इस बार पूजनीय रहेगा। कौन कौन नक्षत्र हैं? मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, क्योंकि संक्रांति काल इनके लिए प्रतिकूल है, इसलिए दक्षिण पाद वाले भी, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा वाले भी वही उपाय करेंगे जो विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा वाले करेंगे। वो उपाय क्या होंगे वो हम आपको बताएंगे, चर्चा में आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन विशिष्ट उपाय हम आपको बताएंगे। उसके लिए समय आपके पास है, क्योंकि यह वैशाख को की संक्रांति में किया जाता है, जो 14 तारीख को पड़ रही है। यह काम करना है 14 तारीख को या उससे पूर्व किया जा सकता है। तो 14 तारीख अप्रैल तक का हमारे पास समय है। उसके बाद संवत्सर प्रतिपदा, जो आज के दिन संवत्सर की प्रतिपदा है, वो किस किस राशि से महत्वपूर्ण है? सबसे ज्यादा किस किस राशि को अपैट यानी कि चंद्र अशुद्धि है, किन के लिए संवत्सर का आज का दिन प्रतिकूल है? वो 3 राशियां हैं जो आमतौर से होती हैं, मेष, सिंह और धनु। और उसके साथ संक्रांति अपैट किनको है? जो 14 तारीख की संक्रांति आएगी, कर्क, वृश्चिक और मीन को। तो इनको क्या करना है? इन लोगों को, इनको दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना है नित्य रूप से। चावल है, दही है, घी है, श्वेत वस्त्र है और दक्षिणा है, ये शिव मंदिर में देनी है। और जिनको वामपाद दोष है वो लोग चांदी का
वामपाद भी बनाएंगे। और अगर हो सकता है तो उज्जैन में शिव तीर्थ में वहाँ पर उसको चढ़ाएं। उतनी दूर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के मंदिर में उसको चढ़ाएं, नहीं तो उसके बारे में हमसे चर्चा करें कि कैसे उसका निदान किया जा सकता है। क्योंकि आज के दिन का जो भी इसका उपचार किया जाता है, निराकरण किया जाता है, यह माना जाता है कि पूरे संवत्सर तक उसका प्रभाव रहता है और जितनी बाधा हैं, जितनी ग्रह बाधा हैं, जितने कष्ट हैं, जितने भी अरिष्ट हैं, उनका शमन होता है, ये कहा गया है। और इस वर्ष में ग्रहण हैं 4, लेकिन भारत में 2 ही ग्रहण दिखेंगे। वो कब होंगे? 7 और 8 सितंबर की रात्रि को, और दूसरा वाला जो होगा भारत में दिखने वाले ग्रहण, और दूसरा वाला खग्रास गस्तोगस्त ग्रहण होगा 3 मार्च 2026 को। और बाकी जो 2 ग्रहण हैं वो भारत में नहीं दिखेंगे, 21 सितंबर को और 17 फरवरी को। इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। ये आज का जो नए संवत्सर के बारे में चर्चा है। राशियों के बारे में, राशियों में किसका क्या फल होता है, उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। आपके लिए ये संवत्सर शुभ हो। नमस्कार।